तो जो शक जब भारत में प्रवेश किए तो दो भागों में बट गए, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। पश्चिमी और उत्तरी जो क्षत्रप थे उनका आ, राजधानी देखा जाए या उनका क्षेत्र देखा जाए तो वह तक्षशिला और मथुरा में थी, उत्तरी क्षत्रप का। और पश्चिमी जो क्षत्रप थे उनकी राजधानी नासिक और उज्जैन में थी। तो शक जब भारत में प्रवेश किए, जब शकों को अ, मध्य एशिया से यूची जाति ने विस्थापित कर दिया, वहाँ से खदेड़ा, तो बैक्टीरिया होते हुए, पार्थिया होते हुए वे भारतीय जो पहलो थे, पार्थियन थे, उन पर आक्रमण किया और उनको परास्त करते हुए भारत में अपना राज स्थापित किया। और जब भारत में प्रवेश किए तो अपने को क्षत्रप कहते थे, इनके जो राजा होते थे अपने को क्षत्रप कहना पसंद करते थे। और इसलिए आज भी इस क्षत्रप शब्द का प्रयोग भारतीय राजनीति में होती है। जब भारत में शक प्रवेश किए तो उत्तरी क्षत्रप दो भागों में बट गए, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप जो थे उनका मुख्य क्षेत्र था तक्षशिला और मथुरा, और पश्चिमी क्षत्रप जो थे उनकी मुख्य जो केंद्र था, राजनीतिक केंद्र कह के हैं, तो वह था नासिक, नासिक जो अभी महाराष्ट्र में है, और उज्जैन। उज्जैन जान रहे हो? उज्जैन का महाकाल तो मंदिर प्रसिद्ध है, ये उज्जैन है। और इसमें अगर नासिक का जो पश्चिमी क्षत्रप में दो दो राजा बहुत प्रसिद्ध हुए, एक भूमक है ना, भूमक जो शक राजा था वह काफ़ी प्रसिद्ध था, वह अपने को 6 रात्र कहता था। भूमक जो पश्चिमी क्षत्रप हुए, शकों की जो शाखा हुई पश्चिमी क्षत्रप, उसका जो नासिक शाखा, नासिक में जो राज करता था शक वंश का राजा, वह एक बहुत प्रसिद्ध था, वह नाम था भूमक। वह भूमक अपने को 6 रात्र कहता था। और इसका कार्यकाल अगर हम देखें समय के अनुसार तो वह 119 ईस्वी से लेकर के 124 ईस्वी तक, लगभग 119 से 124 ईस्वी तक भारत में शासन किया था। और उज्जैन की जो राजनीतिक शाखा थी शकों की, उसका संस्थापक अगर राजा माना जाए तो चष्टन थी। और इसके बाद इस उज्जैन वाले जो शाखा थी उसमें जो प्रसिद्ध राजा हुआ वह था रुद्रदमा। रुद्रदमा, यह रुद्रदमा बहुत ही प्रसिद्ध था। और रुद्रदमा इसलिए प्रसिद्ध है कि इसका एक अभिलेख मिला है, गिरनार अभिलेख रुद्रदमा का। और गिरनार अभिलेख से कई जानकारियां हमें मिलती है। इतिहास में यह रुद्रदमा बहुत ही प्रसिद्ध है। यह शक राजा था और शकों में भी पश्चिमी क्षत्रप के उज्जैन शाखा का यह राजा था रुद्रदमा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में शकों का जो प्रवेश हुआ वह मध्य एशिया से हुआ। मध्य एशिया में उसे यूची जाति ने वहाँ से विस्थापित किया और वह बैक्टीरिया पार्थिया से होते हुए भारत में प्रवेश किए। और यहाँ पर हिंद पहलव राजाओं से जो पहले आ चुके थे भारत में, उनसे युद्ध किया और यहाँ पर अपना राज स्थापित किया। और भारत में प्रवेश करने के बाद इनकी 2 शाखाएं बन गई, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप के रूप में। और उत्तरी क्षत्रप का जो राजनीतिक केंद्र था वह तक्षशिला और उज्जैन में था, और पश्चिमी क्षत्रप का जो राजनीतिक केंद्र था नासिक में और उज्जैन में था, ये पश्चिमी क्षत्रप का। और उत्तरी क्षत्रप का था तक्षशिला और मथुरा में। मथुरा में। हाँ, कन्फ्यूज मत करना, उत्तरी क्षत्रप का तक्षशिला। तक्षशिला भी कहाँ पड़ता है? तक्षशिला। हाँ, तक्षशिला भी पाकिस्तान में पड़ती है, और मथुरा तो अभी भारत में है ही अच्छा। है, मथुरा उत्तर प्रदेश में। जी सर। और पश्चिमी क्षत्रप की जो शाखा थी उसके भी 2 केंद्र थे, नासिक और उज्जैन। और नासिक, उज्जैन। हाँ, नासिक की जो शाखा थी उसका जो वो प्रसिद्ध राजा था वह नाम था उसका भूमक, जो 6 रात्र कहता था अपने आप को। और उज्जैन का जो राजा था उसका संस्थापक था चष्टन। और इस उज्जैन वाले शाखा का प्रसिद्ध राजा रुद्रदमा था, याद रखना। रुद्रदमा का अभिलेख काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इस तरह से भारत में शकों का प्रवेश हुआ। और रुद्रदमा का अगर हम कार्यकाल देखें तो रुद्रदमा का काल लगभग जो है सो इतिहास में थोड़ा प्राचीन भारत का इतिहास में एग्जैक्ट नहीं मिलता, थोड़ा आगे पीछे कुछ साल होते हैं। लेकिन यह माना जाता है, अभिलेखों से यह पता चलता है कि रुद्रदमा का जो शासनकाल था वह था भारत में 130 से 150 ईस्वी तक, प्रथम शताब्दी द्वितीय शताब्दी में 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक था रुद्रदमा का शासनकाल। और कहता है रुद्रदमा
अपने अपने उसके जो रुद्रदामा जब शासन कर रहा था भारत में उज्जैन शाखा का, तो उस समय उसने सातकर्णी राजा को हराया था। उसका अभिलेख में आता है, अभिलेखों में, कि उसने सातकर्णी राजाओं को हराया था। अब सातकर्णी राजा कौन था यह स्पष्ट नहीं है। उस अभिलेख में यह नहीं लिखा हुआ है कि सातकर्णी राजा को तो हराया, लेकिन वह सातकर्णी राजा कौन था उसका उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन उसमें यह भी उल्लेख मिलता है उसके अभिलेखों में, रुद्रदामा के अभिलेखों में, कि उसने सातकर्णी राजा को हराया, लेकिन निकट संबंधी होने के कारण उस सातकर्णी राजा को उसने नष्ट नहीं किया, बल्कि कोई संबंधी शादी ब्याह में संबंधी होगा तो उसको नष्ट नहीं किया, और बल्कि उसको बने रहने दिया, हरा करके उसको छोड़ दिया। और अगर ऐसे हम देखें सर तो यह सर इतिहासकारों सतकर्णी मतलब शासन नहीं किया था सतकर्णी पे वो। क्या कर रहे हो? सर मतलब जैसे रुद्रदमा सतकर्णी को अगर हराया हराया तो उस पे शासन नहीं किया हाँ, सातकर्णी को उसके हराया राज्य अपने पे। शासनकाल में, सातकर्णी को हराया हाँ था, लेकिन वह चूंकि उसका हाँ हाँ। संबंधी था, रिलेटिव था, इसलिए उसने उसको ओ नष्ट नहीं किया, उसको शासन में रहने दिया। ओ लेकिन ये सातकर्णी तो कई सातकर्णी हुए हैं। कई कौन सातकर्णी था यह? हाँ सर। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी था कि वशिष्ठी पुत्र पुलमावी था, कौन था? वशिष्ठ पुरुष। तो यह इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि जिस सातकर्णी को उसने हराया था वह वास्तव में वशिष्ठी पुत्र पुलमावी था। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को उसने हराया पुलमावी। था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। जो जी जूनागढ़ का अभिलेख है, जो रुद्रदामा का ही है, उससे पता चलता है कि रुद्रदामा ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था, मरम्मत कराई थी। और इस सुदर्शन झील का प्रथम बार निर्माण जो है सो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, सुदर्शन झील का निर्माण। और बाद में जब वह टूट गया तो उसकी मरम्मत उसका पौत्र सम्राट अशोक ने उसकी मरम्मत कराई थी। और उस सुदर्शन झील का जब यह रुद्रदमा शासन काल में आया तो पुनः वह टूट गया, तो वह अपने खर्चों से, रुद्रदमा ने अपने खर्चों से उसकी मरम्मत कराई और प्रजा से कोई टैक्स नहीं लिया। यह उसका उल्लेख हमें मिलता है। और कहता है कि रुद्रदमा जो था शक राजा, वह काफ़ी विद्वान था, वह व्याकरण का ज्ञाता था, राजनीति भी महारत हासिल थी, संगीत संगीत में भी उसकी रुचि थी, तर्कशास्त्र का भी वह ज्ञाता था। कहने का मतलब रुद्रदमा जो शक राजा था उज्जैन शाखा का, वह पश्चिमी 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 शाखा का उज्जैन का जो उज्जैन शाखा मैंने दो भागों में बटा था, उत्तरी और पश्चिमी। उसमें पश्चिमी में भी दो केंद्र थे, नासिक और उज्जैन। तो उज्जैन वाला ये रुद्रदमा था, और इसने यह काफ़ी विद्वान राजा था, चूँकि इसका कई विषयों पर पकड़ थी, खास करके व्याकरण पर, राजनीति पर, संगीत पर, तर्कशास्त्र पर, ये सब पर उसकी काफ़ी पकड़ थी। और इस वंश का अगर हम देखें शकों का, शक वंश का, तो अंतिम राजा का जो उल्लेख आता है वह रुद्र सिंह था, रुद्र सिंह तृतीय। और रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, गुप्त गुप्त वंश का जो शासक था, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त दो वंश में हुए हैं, मौर्य वंश में भी चंद्रगुप्त हुआ है और गुप्त वंश में भी हुआ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य वंश वाला, और गुप्त वंश वाला चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध है, नहीं तो फिर वो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को हरा करके और उसकी हत्या करके शक राज्य को, पश्चिमी जो शक राज्य थे, पश्चिमी क्षेत्र का पश्चिमी शाखा वाला, उसको, उसके क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया था। यह ऐसा प्रमाणों में मिलता है। इस तरह से हम देखते हैं कि मौर्योत्तर काल में पहले यूनानी आए, यूनानी के बाद फिर कौन आए बताओ? पढ़ाया हूँ ना मैं। सबसे पहले कौन आए? यूनानी। इसके बाद हिंद पार्थियन, जिसको पहलवी कहते हैं। इसके बाद शक आए। शकों के बाद जो भारत में प्रवेश किया जो राजवंश हुआ, उसका नाम था कुषाण, कुषाण राजवंश। तो कुषाण राजवंश के बारे में थोड़ा सा आप लोग चर्चा करेंगे, है ना। कुषाण वंश, कुषाण वंश का नाम तुम लोग सुना ही होगा, हाँ? सुने हो ना?
कुषाण वंश। यस सर, सुने यस सर। कुषाण हाँ, वंश का नाम सुने। कुषाण वंश थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे कुषाण वंश के बारे में। तो कहता है कि कुषाण वंश जो था वह यूची कबीला का था। यूची कबीला, अभी मैंने नाम लिया था यूची कबीला का, यूची कबीला है ना। यस सर, यूची की। यूची कबीला जिसने मध्य एशिया से शकों को हटाया था, वहां से मार भगाया था, स्थापित किया था। वही यूची जाति ने जब शक भारत में आए तो उसके पीछे पीछे यूची जाति भी भारत में आई। पहले शक आए तो शक क्यों आए? मध्य एशिया से यूची जाति ने उनको विस्थापित कर दिया था। लेकिन जब शक भारत में आया तो उसके पीछे पीछे फिर वह यूची जाति भी भारत में आई, और वही कुषाण जो थे यूची जाति के ही थे। तो 100 ईसा पूर्व के 165 ईस्वी पूर्व में, माने ईसा के 165 ईस्वी पहले, माने ईसा पूर्व 165 ईस्वी में हिंगनू कबीला, वहाँ भी एक और कबीला आ गया हिंगनू, उसने यूचियों को पश्चिमी चीन से खदेड़ दिया। जैसे यूची ने शकों को खदेड़ा था, उसी तरह से यूचियों को हिंगनू ने वहाँ से खदेड़ दिया। हिंगनू एक कबीला था वहाँ पर मध्य एशिया में। तो हिंगनू कबीला ने यूचियों को भी पश्चिमी चीन क्षेत्र से, या मध्य एशिया का जो इलाका है पश्चिमी चीन का जो क्षेत्र है, वहाँ से उनको खदेड़ दिया। और इस कारण से ये जो कुषाण थे, जो यूची जाति के थे, वे वहाँ से आगे बढ़ते हुए भारत की तरफ रुख किए, और भारत में रुख करने के बाद बैक्ट्रिया होते हुए वही जो रास्ता है अफगानिस्तान, ईरान, पारथिया होते हुए भारत में प्रवेश किए कुषाण वंश। और इसमें जो है ऐसे कुषाणों का भी 2 शाखाएँ थी, है ना। कुषाणों की भी 2 शाखाएँ थी। इसकी एक शाखा को कहते थे कनिष्ठ यूची, और एक दूसरे को कहते हैं जयेष्ठ यूची। तो कनिष्ठ यूची जो जाति थी 2 भागों में भी बट गई। जब वहाँ से चला पश्चिमी चीन से उसको खदेड़ा गया, मध्य एशिया से उसको खदेड़ा गया, तो वह भी 2 भागों में बट गई। एक शाखा जो थी वह तिब्बत की ओर बढ़ गई, तिब्बत, वह कनिष्ठ मतलब छोटा वाला जो शाखा थी, और वरिष्ठ जयेष्ठ यूची जाति जो थी वह पश्चिम बैक्ट्रिया पारथिया से होते हुए भारत की ओर बढ़ा। ठीक है। तो चीनी इतिहासकार जो है स्यू मा चियन, एक इतिहासकार हुए हैं चीन के, स्यू मा चियन, उन्होंने यह बतलाया है कि इसका जो प्रथम शासक कुषाण वंश का था वह कुजुल कडफिसस था, कुजुल कडफिसस। और कुजुल कडफिसस ने विभिन्न कबीलों को मिला करके, 5 कबीलों को मिला करके, अलग अलग 5 कबीलों को मिला करके एक संघ बनाया कुजुल कडफिसस ने, और उस संघ का नाम दिया कुईसांग। यही कुईसांग आगे चल करके कुषाण कहलाने लगा। ओके। जब मध्य एशिया से कुषाण का ही नाम है कुषाण। हाँ, कुईसांग, उसका नाम वो रखा कुईसांग, लेकिन बाद में वही परिवर्तित होकर के कुषाण कहलाने लगा। तो जिस तरह से यूची जाति ने शकों को खदेड़ा था वहाँ से, और शक भारत में आए थे, उसी तरह से यूची जाति को भी एक अन्य कबीला हिंगनू ने वहाँ से खदेड़ दिया, और वे भी भारत की ओर बढ़े, और ये भी 2 भागों में बट गए। और एक भाग जो छोटा वाला था वह तिब्बत की तरफ उड़ा, बड़ा वाला जो भाग ज्येष्ठ यूची जो था वह भारत की बैक्ट्रिया और पारथिया होते हुए, पारथिया मतलब ईरान होते हुए भारत की ओर बढ़ा। और फिर कहता है एक चीनी इतिहासकार जो थे, उसका नाम था स्यू मा चियन। तो स्यू मा चियन ने हमें बताता है कि कुजुल कडफिसस नाम का जो कुषाण शासक था, उसने 6 कबीलों को मिला करके एक संघ का निर्माण किया, और इस संघ को उसने नाम दिया कुईसांग। और वही कुईसांग आगे चल करके अपभ्रंश के कारण उसका नाम हो गया कुषाण। तो वह कुषाण वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यह कुजुल कडफिसस आगे बढ़ते हुए काबुल, कश्मीर पर अधिकार कर लिया, और अपना शासन, कुषाण वंश की शासन की स्थापना की। और कुजुल कडफिसस के अगर प्रारंभिक सिक्कों को अगर हम उसको जांचें, क्योंकि हम लोग इतिहास के स्रोत तो सिक्के होते हैं, जानते हो, हम लोग पढ़ाए भी हैं, पुरातात्विक स्रोत में सिक्के पढ़ाए हैं ना, वो लोग पढ़ाए होंगे इतिहास के स्रोत में, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी अतिरिक्त वृत्तांत, उसमें भी पुरातात्विक स्रोत में भी कई स्रोत हैं, इसमें सिक्के, अभिलेख, वो सब बहुत सारे बातचीत, भग्नावशेष, स्मारक, ये सब। तो अगर कुजुल कडफिसस के अगर हम प्रारंभिक सिक्कों को देखें तो उससे यह पता चलता है कि उसके मुख्य भाग पर जो प्रारंभिक सिक्का था, शुरू का जो सिक्का था,
उसके प्रारंभिक सिक्कों पर अंतिम यूनानी राजा, यूनान का जो राजा था हर्मियस, उसका चित्र छपा हुआ है और पृष्ठ भाग पर वह अपना चित्र छपा है। मुख्य भाग पर यूनानी राजा का हर्मियस का चित्र छपा हुआ है और दूसरे भाग पर उसका उल्टा वाला भाग पर उसका अपना चित्र है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कुजुल कटफिसस प्रारंभ में यूनानी राजा का अधीनस्थ था, यूनानी राजा के अधीन राज करता था, इसीलिए अपने सिक्कों पर उसने अंतिम यूनानी राजा हर्मियस थोड़ा का सा आवाज गड़बड़ा रहा है। क्या हो रहा है? आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रहा। आवाज अगर नहीं आ रही है तो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ तो आवाज, यहाँ तो ठीक है ऐसे। और माइक्रोफोन ऑफ कर लो तो थोड़ा सा क्लियर भी आएगी। और थोड़ा नेटवर्क देख लो। विशाल, तुमको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? सर आवाज प्रॉब्लम हो रहा है। आवाज की प्रॉब्लम? आज विशाल तुम बताओ, तुम्हारी आवाज हमारी आवाज आ रही तुम तक? विशाल प्रसाद? नहीं।